तो उस सबवे लाइन के अंदर जाने से पहले हमें सिर्फ एक रूल दिया गया था, डू नॉट विसल। लेकिन अगर हमने ये रूल उस दिन फॉलो कर लिया होता तो शायद आप आज ये कहानी नहीं सुन रहे होते। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं द डार्क बाजार। हम इसी तरह की हॉरर स्टोरीज लाते रहते हैं, तो जल्दी से चैनल को करो सब्सक्राइब एंड वीडियो को करो लाइक। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी पे। तो मेरा नाम माइकल है और मुझे सिटी के सबवे सिस्टम में एक मेंटेनेंस वर्कर के तौर पर काम करते हुए पूरे 6 साल हो चुके हैं। जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मुझे लगा काम बड़ा सिंपल है, ख़राब बल्ब बदलना, फायरिंग चेक करना और कभी कभी पानी का लीक ठीक कर देना। लेकिन उस घने काले अंधेरे में काम करके आपको एक बात बहुत जल्दी समझ आ जाती है, अंडरग्राउंड की दुनिया ऊपर की दुनिया के रूल्स के हिसाब से नहीं चलती। ये जगह किसी बहुत पुरानी और बेरहम कहानी का हिस्सा है। और मुझे कोई अंडरग्राउंड से प्यार नहीं था, मुझे बस पैसों की ज़रूरत थी। और यहाँ पर वही चीज़ अच्छी थी। जब नॉर्मल लोग दिन में धूप में घूम रहे होते थे तब मैं टनल्स में टाइम के हिसाब किताब खो देता था। वहाँ ना कोई दिन का उजाला था, ना कोई घड़ी, वहाँ बस आवाज़ें थी और कभी कभी एक डर पैदा करने वाली खामोशी। अब मेरे पार्टनर से मिलिए। मेरा पार्टनर जॉन था। वो मुझसे लगभग 10 साल बड़ा था। उसके बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद हो रहे थे और उसकी स्किन पर हमेशा सबवे की धूल जमी रहती थी और वो उन अंडरग्राउंड रास्तों को अपने हाथ की लकीरों की तरह जानता था। जॉन की सबसे अजीब बात ये थी कि वो कभी भी किसी से सवाल नहीं पूछता था। ऐसा लगता था जैसे उसे पता है कि सवाल ना पूछना जवाब सुनने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। पहले मुझे लगता था कि वो डरपोक है, पर बाद में ये समझ आया कि ये उसका ज़िंदा रहने का तरीका था। और ये सब शुरू हुआ जिस दिन हमें ब्लैक लाइन पर भेजा गया। लॉकर रूम में चल रही नॉर्मल बातें तुरंत बंद हो गई थी, क्योंकि वर्कर्स के बीच ये नाम कोई मजाक नहीं था। सब इसके बारे में बहुत धीरे से डर डर कर बात करते थे। एंड इसके पीछे की हिस्ट्री ये थी कि ये एक टनल सिस्टम था जो 1920s में बना था। एक अजीब से केबिन धंसने के बाद इसे बंद कर दिया गया था, ऑफिशियल मैप से भी हटा दिया गया था और नॉन एग्जिस्टेंट, जो है ही नहीं, डिक्लेयर कर दिया गया था। ऑफिशियली तो वहाँ कुछ नहीं था, पर अफवाहें थी कि अंधेरे में लाइट चपकती हैं और अजीब आवाज़ें भी आती हैं। जो लोग वहाँ जाते थे कभी कभी वापस ही नहीं आते थे। तो हमारे फोरमैन ने हमें अपने ऑफिस में बुलाया। एक पुराना पीला पड़ चुका ब्लूप्रिंट जो वहाँ का नक्शा था डेस्क पर रखा और हमारी आंखों में देखा और बस एक बात कही, वहाँ नीचे का सिर्फ एक नियम है, खामोशी। कोई भी बात नहीं करेगा, कोई मजाक नहीं करेगा और भगवान के लिए जो भी हो जाए वहाँ पर सीटी मत बजाना। लेकिन ये सुनकर मैंने हल्की सी स्माइल करी, पर जॉन बस अपना सर हिला दिया। बाकी सब की तरह मुझे भी लगा कि ये बस काम की जगह का कोई पुराना अंधविश्वास है। मेरा दिमाग तुरंत कोई लॉजिकल वजह ढूंढने लगा, जैसे आवाज़ का गूंजना, गैस लीक का खतरा या एयर प्रेशर का फ़र्क। लेकिन ब्लैक लाइन को आपके लॉजिक से कोई मतलब नहीं है। तो मैं, जॉन और हमारे साथ 2 और टैक्स, जिनका नाम डैरी और एम्बर था, एक पुरानी जंग लगी हुई लिफ्ट से नीचे अंधेरे में जा रहे थे। वो लिफ्ट इतनी आवाज़ कर रही थी और हिल रही थी जैसे ज़मीन के नीचे कोई चीज़ हमें अंदर खींच रही हो। और वहाँ की हवा में भी सड़े हुए लोहे की बदबू आ रही थी। नीचे जाते समय
डेरी ने अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखा और हंसते हुए बोला, अगर यहाँ नीचे वाईफाई मिल गया ना तो मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊँगा, रेंट के बहुत पैसे बच जाएंगे। लेकिन एम्बर ने डरते हुए कहा, यहाँ 10 मिनट रुक जाओ, तुम भूल जाओगे कि वाईफाई क्या होता है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि इन बातों पर जॉन बिल्कुल भी नहीं हंसा। वो बस लोहे की दीवार से टेका लगाकर एक बिना जली हुई सिगरेट चबा रहा था और उसकी आंखें लिफ्ट के दरवाजे पर टिकी हुई थी। मैंने जॉन की तरफ देखा और पूछा, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? उसने कहा, यहाँ नीचे खामोशी इस काम का एक हिस्सा है। जिस पर डेरी ने स्माइल की और आगे झुकते हुए थोड़ी गूंजती हुई आवाज़ में बोला, अच्छा तो तुम ये कह रहे हो कि अगर नीचे कोई मेरा नाम पुकारे तो मैं जवाब ना दूं? कम ऑन, ये तो सबवे के भूत प्रेतों के साथ बदतमीजी होगी। लेकिन जॉन ने उसकी तरफ एकदम ठंडी और डरी हुई नज़रों से देखा और कहा, दुआ करो कि कोई तुम्हें अंदर ना पुकारे। तो इस सब के बीच हम ब्लैक लाइन के एंट्रेंस पर पहुंच गए थे। एक भारी लोहे का दरवाज़ा था, उस पर लाल रंग से लिखा हुआ था, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। तो डेरी ने लोहे के दरवाजे पर ज़ोर से हाथ मारा और बोला, हर हॉरर मूवी बिल्कुल ऐसे ही शुरू होती है। जिस पर एम्बर ने कहा, हाँ बिल्कुल वैसे, जब मॉन्स्टर अचानक बाहर आता है। तो हमने बाहरी लॉक्स खोले और दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया। दरवाज़ा खुला। अंदर एकदम सन्नाटा, ना पानी टपकने की आवाज़, ना हवा चल रही थी, बस एक खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ आवाज़ करना कोई गुनाह है। तो डेरी ने उस काले अंधेरे में देखा और उसने वो किया जो हमें करने के लिए मना किया गया था। उसने अचानक एक तेज़ सीटी बजाई। वो आवाज़ तीर की तरह टनल को चीरते हुए आगे निकल गई और अंधेरे में धीरे धीरे गायब हो गई। और फिर वो हंसते हुए बोला, मैं कसम खाता हूँ ये जगह बस एक खाली पार्किंग लॉट जैसी है। लेकिन अगले ही पल जॉन ने बिना वक्त गवाए डेरी का कॉलर पकड़ा और ज़ोर से ईंट की दीवार पर दे मारा। उसने गुस्से में कहा, सीटी मत बजा। जिस पर डेरी ने कहा, तुम्हारी दिक्कत क्या है? यहाँ नीचे हमें कौन सुनेगा, चूहे? जॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में गुस्से से कहीं ज़्यादा गहरा डर था। वो धीरे से मुड़ा और अंधेरे में आगे चलने लगा। तो शुरुआत के कुछ घंटे नॉर्मल मेंटेनेंस के काम में बीते। हमारी फ्लैशलाइट की रोशनी उस अंधेरे में मुश्किल से दिख पा रही थी, जिसमें धूल के मोटे बादल उड़ते हुए दिख रहे थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद डेरी के हाथ से व्रेंच छूट कर गिर गया। वो खड़ा हो गया, जैसे अपनी जगह पर जम गया हो, और कहने लगा, सुनो, मुझे लगता है कोई मुझे बुला रहा है। एम्बर ने डर कर हंसते हुए कहा, कौन बुला रहा है तुम्हें? जिस पर डेरी ने अपना सर हिलाया। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। मैं सीरियस हूँ। आगे से एक आवाज़ आ रही है, वो मेरा नाम ले रही है। तभी हमारे पीछे से जॉन की धीमी आवाज़ आई, अपना काम करते रहो, ऊपर मत देखना, उसे इग्नोर करो। हम फिर से काम करने लगे और उसे इग्नोर कर दिया। और थोड़े टाइम बाद हम ब्रेक लेने वाले थे। जब हमारा ब्रेक हुआ, हम सब थक कर चूर हो चुके थे। हम एक छोटे से कंक्रीट के कैबिन में बैठ गए। जब हमने अपना लंच निकाला, तब भी सब जितना हो सके उतना चुप रहने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि डेरी
जिससे बहुत ज़्यादा चुल थी, वो भी बिल्कुल शांत हो गया था। लेकिन फिर डैरी ने अपनी पॉकेट से ऑरेंज रंग का फोम वाले ईयर प्लग्स निकाले और उन्हें अपने कानों में लगाने लगा, जिस पर जॉन आगे कूदा और उन्हें डैरी के हाथ से छीन लिया। ये देखकर डैरी गुस्से में चिल्ला उठा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हर चीज़ में मुझे मना क्यों कर रहे हो? लेकिन जॉन तुरंत खड़ा हो गया, जो आवाज़ पूरे टनल में गूंज उठी। जॉन ने कहा, इन्हें कान में मत लगाओ। लेकिन डैरी उससे बहस करते हुए कहने लगा, तुम मेरे कानों के मालिक नहीं हो। मेरा सर फट रहा है, मुझे बस थोड़ी शांति चाहिए। लेकिन जॉन एकदम डैरी के पास गया। उसके चेहरे से कुछ ही इंचेस की दूरी पर वो बहुत ही धीरे से बोला, यहाँ नीचे बहरा होना खतरनाक है। आवाज़ इस जगह के अंदर आती तो है, पर बाहर नहीं जाती। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर उन्हें पता चल गया कि तुम उन्हें सुन नहीं सकते, तो वो और तुम्हारे पास चले आएंगे। ये सुनकर कमरे में एकदम खामोशी सी छा गई, और तभी उस कंक्रीट की दीवार के अंदर से, जिसे हम टेका लेकर बैठे थे, एक आवाज़ आई, जो थी टैप टैप टैप। डैरी ने अपना सर घुमाया। क्या तुम लोगों ने वो सुना? एक बार फिर टैप टैप टैप। इस बार आवाज़ और पास थी और साफ थी, जैसे कोई किसी बहुत सख्त चीज़ से, जैसे किसी हड्डी से कंक्रीट पर मार रहा है। ये चल ही रहा था, तभी कुछ और भी हुआ। दूर अंधेरे से एक आवाज़ तैरती हुई आई। वो इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन शब्द बहुत टूटे फूटे और अजीब थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गला दबाकर बोल रहा हो, या किसी के मुंह में बहुत ज़्यादा मिट्टी भरी हो और फिर वो बोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे आवाज़ साफ होती गई और हमें पता चला कि वो क्या कह रहा था। वो कह रहा था, हम यहाँ हैं। मुझे ये सुनकर गूज़बम्स आए और मैं बहुत डर सा गया था। मेरे साथ एम्बर था। वो एक कदम पीछे हटा। उसकी फ्लैश लाइट हाथ में बुरी तरह कांप रही थी। वो कह रहा था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये सच है? ये हमारी ही आवाज़ों का एको है ना डैरी? मुझे बताओ कि ये बस कोई रेडियो इंटरफेरेंस है। लेकिन डैरी ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। वो बस दीवार की तरफ बढ़ा, जैसे वो पूरी तरह हिप्नोटाइज हो चुका है। वो बस चिल्लाने लगा, कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? जॉन ने उसे रोका, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार नहीं था। डैरी ने अपना कान उस ठंडी कंक्रीट पर रख दिया। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, और डैरी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसकी आंखें खौफ के मारे फटने लगी थी। वो धीरे से बोला, वो हमें जानते हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि वो हमें जानते हैं। मैंने डरते हुए पूछा, क्या कह रहे हैं वो? मेरा दिल उस समय इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। डैरी ने अंधेरे में देखा, ये मेरी मॉम की आवाज़ है। वो मेरा नाम कह रही है। वो कह रही है कि अंदर बहुत ठंड है। जॉन ने तुरंत डैरी को जैकेट से पकड़ा और ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। डैरी बोलने लगा, ये क्या कर रहे हो यार? वहाँ मेरी मॉम है। डैरी ने उसके ऊपर झुकते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, वो तुम्हें नहीं चाहते, वो तुम्हारा जवाब चाहते हैं। तुमने खुद को उनके हवाले कर दिया है। तभी दीवार के पीछे से एक
शोर शुरू हुआ। अब वो सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, वहाँ कई सारी आवाज़ें आ रही थी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अजीब हंसने की आवाज़ें और अपने नाखूनों से कंक्रीट को खरोचने की आवाज़ें। पूरा टनल उन आवाज़ों में घूम गया था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ एकदम बंद हो गया, क्योंकि एकदम डर पैदा करने वाली खामोशी एक बार फिर छा गई। हमारी फ्लैश लाइट्स झपझपाने लगी और बंद हो गई, और उस अंधेरे के ठीक बीच से टनल के सबसे आखिरी कोने से एक आवाज़ वापस आई। वो आवाज़ जो हमने की थी जब हम घंटों पहले यहाँ आए थे। एक सीटी, बिल्कुल वही सीटी जो टेरी ने यहाँ आकर बजाई थी। कोई वही सीटी मार रहा था, बहुत ही धीरे धीरे और जानबूझकर। ये सुनते ही डेरी की बॉडी कांपने लगी, उसके आंसू निकलने लगे। एम्बर बाहर जाने के रास्ते की तरफ भागना चाहता था। मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो। जिस पर जॉन ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक दिया। उसके बाद उसने अपना हाथ उसके टूल बेल्ट पर लगे उस लोहे के व्रेंच पर रखा और उसने उसे हाथ में ले लिया। अंधेरे में सीधा देखते हुए उसने एक ऐसी बात कही जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। भागो मत, अभी नहीं। अगर हम अभी हिले तो वो हमारे साथ खेलेंगे। लेकिन एक चीज़ हमारे कंट्रोल से बहुत दूर जा चुकी थी, और वो कुछ और नहीं, डेरी था। क्योंकि अब वो हमारी बात नहीं सुन रहा था। वो बस खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरी मॉम रो रही है, वो वहाँ अकेली है, मैं उन्हें वहाँ नीचे नहीं छोड़ सकता। वो बस बड़बड़ाया और उसने अंधेरे की तरफ एक दौड़ लगा दी। मैंने उसे चिल्लाकर रोका, डैडी रुक जाओ, ऐसा मत करो। पर जॉन ने मुझे रोक दिया। अब बहुत देर हो चुकी है माइकल, उसने मुझे जवाब दे दिया था, और डेरी उस अंधेरे में गायब हो गया। कुछ सेकंड्स के लिए उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी दीवारों पर थी, लेकिन फिर वो बंद हो गई। उसी के थोड़ी देर बाद अंधेरे से कुछ कटने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई तेज़ चाकू से किसी का मांस काट रहा है। वहाँ कोई और आवाज़ नहीं थी। डेरी चिल्ला तक नहीं पाया, बस एक आखिरी सांस की आवाज़ और हड्डियों के टूटने की क्रंच की आवाज़। ये सब देखकर एम्बर अपने घुटनों के बल गिर गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिए, पर उसका डर रुक नहीं पाया और उसके मुंह से डर के मारे आवाज़ निकल गई। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एम्बर की आवाज़ की गूंज ख़त्म होने से पहले ही अंधेरे से दर्जनों अलग अलग आवाज़ें वापस आई। वो सब एम्बर की ही एग्जैक्ट आवाज़ थी जो उसकी नकल कर रहे थे, पर वो आवाज़ एकदम डराने वाली थी जो बदल चुकी थी। लेकिन इसी के साथ टनल की छत से हमारे सर पर एक गाढ़ा काला लिक्विड टपकने लगा, लेकिन हमारी फ्लैश लाइट पूरी तरह बंद हो गई। हम बिल्कुल घने काले अंधेरे में डूब चुके थे। अब बस मेरी पॉकेट में रखी एक छोटी सी बैकअप लाइट ही हमारे काम आ रही थी। मैंने जैसे ही उसे चालू किया और उस फ्लोर पर मारा जहाँ एम्बर अभी घुटनों के बल बैठा था, वो वहाँ नहीं था। वो गायब हो चुका था। वहाँ ना कोई खून था ना कुछ और, बस उसकी फ्लैश लाइट वहाँ पर पड़ी हुई थी जो धीरे धीरे गोल गोल घूम रही थी। मैं वहीं जम गया था
मेरे फेफड़ों में सांस तक लेने की ताकत नहीं बची थी। लेकिन तभी जॉन ने कुछ कहा जो मुझे पहली बार में समझ नहीं आया। तो उसने दोबारा कहा, हम भाग रहे हैं, चाहे जो कुछ भी सुनाई दे, पीछे मुड़कर मत देखना, जोर से सांस भी मत लेना, भागो। हम भागने लगे। हम लिफ्ट की तरफ भागे। हमें अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ नहीं आई। नहीं, जो आवाज़ आई वो इससे कहीं ज़्यादा बुरी थी। वो कंक्रीट पर हड्डियों के रगड़ने की आवाज़ थी, जैसे कोई चीज़ दीवारें और छत पर रेंगते हुए ठीक हमारे ऊपर हमारी स्पीड से चल रही हैं। तो जब हम एंट्रेंस के उस भारी लोहे के दरवाजे पर पहुँचे तो जॉन ने मुझे धक्का देकर बाहर फेंक दिया। लेकिन वो खुद अंदर ही उस टनल के अंदर रुक गया और उसने अंदर से उस बड़े लोहे के दरवाजे को खींचकर बंद करना शुरू किया। मैंने चिल्लाया कि जॉन, ये क्या कर रहे हो, जल्दी अंदर आओ। लेकिन उसने दरवाजे के छोटे से गैप से मेरी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक अजीब और परेशान कर देने वाली शांति थी। मैं बहुत लंबे समय से इस जगह का हिस्सा हूँ माइकल, उसने कहा। और फिर वो हंसा। लेकिन वो जॉन की हंसी नहीं थी। वो एक बहुत ही अजीब, बड़ी और घिनौनी मुस्कान थी जो उसके चेहरे पर ज़रूरत से ज़्यादा फैल गई थी। लेकिन उसके पीछे अंधेरे से बहुत सारे डरावने चेहरे सामने आने लगे और उन सब के चेहरों पर जॉन जैसी ही मुस्कान थी। लेकिन उसने दरवाज़ा को ज़ोर से बंद कर दिया। वो उस भारी लोहे की कुंडी को लगाने लगा। एक बहरा कर देने वाली आवाज़ के साथ में अपनी जगह पर गिर गया और दरवाज़ा बंद हो गया। मैं अकेला ही एलिवेटर की तरफ भागा और पागलों की तरह बटन पर मुक्के मारने लगा। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगे, मुझे नीचे उस भारी लोहे के दरवाजे की बुरी तरह टूटने की आवाज़ आई। लिफ्ट जब ऊपर उस काले रास्ते से जा रही थी, तब पूरे रास्ते में ढेर सारी सीढ़ियों की आवाज़ ने मेरा पीछा किया और धीरे धीरे वो सारी आवाज़ें मेरे खुद की आवाज़ बन गई थी, जो मेरा ही नाम पुकार रही थी, जो मेरा नाम ले रही थी। माइकल, माइकल, नीचे वापस आ जाओ। लेकिन मैं नीचे नहीं गया। तो इस सब को हुए अब काफ़ी समय बीत चुका है। ऑफिसर इंसिडेंट रिपोर्ट में लिखा गया था कि डेरी और एम्बर एक अचानक हुए टनल कोलैप्स में फंसे थे। सर्च और रेस्क्यू टीम्स ने वहां हफ्तों तक ढूंढा, पर उन्हें कभी भी उनकी बॉडीज़ नहीं मिली। और जॉन के बारे में जब एचआर ने पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला कि जॉन नाम का तो कोई व्यक्ति कभी अथॉरिटी में काम ही नहीं करता था। हमारे सुपरवाइज़र, जिसका चेहरा डर से एकदम सफ़ेद पड़ चुका था, उसने मेरी तरफ देखा और पेपर को डेस्क पर फेंकते हुए बोला, माइकल, तुम क्या बकवास कर रहे हो? उस लाइन पर सिर्फ तुम, डेरी और एम्बर ही तो गए थे ना, वहाँ कोई चौथा बंदा नहीं था। और मैंने उसी दिन वो जॉब छोड़ दी थी और अपनी आखिरी सैलरी लेने तक वापस नहीं गया था। एंड अब मैं उस शहर से बहुत दूर एक छोटे से टाउन में रहता हूँ जहाँ हमेशा धूप रहती है। मैं तीसरे फ्लोर पर एक अपार्टमेंट में रहता हूँ ताकि मेरे पैरों के नीचे मिट्टी के बजाय सॉलिड कंक्रीट रहे। मैं डर और ट्रॉमे की बीमारी के साथ जी रहा हूँ। एंटी डिप्रेसेंट्स और नींद की गोलियाँ ही अब मेरी असली दोस्त हैं। मैं रात को घर की एक लाइट चालू रखता हूँ। मुझे खामोशी से इतना डर लगता है कि मैं 24 घंटे टीवी या रेडियो चालू रखता हूँ, क्योंकि जब भी दुनिया एकदम शांत होती है, मेरा दिमाग उस कंक्रीट के नीचे वाले अंधेरे में चला जाता है। सबवे लेना या किसी अंडरग्राउंड पैदल चलने वाले टनल से गुजरना मेरे लिए अब नामुमकिन है। अगर मुझे सड़क पर गीले कंक्रीट या जंग लगे लोहे की हल्की सी भी बदबू आ जाए
तो मेरा सर दर्द करने लग जाता है और मेरा दिल सीने में इतनी ज़ोर से धड़कने लगता है जिससे अभी बाहर निकल आएगा। मुझे अब कोई भूत नहीं दिखते, बाहर मेरे साथ कोई सुपर नेचुरल चीज़ नहीं होती, लेकिन जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ मुझे डैडी दिखता है जो हंसते हुए अंधेरे में जा रहा था। मुझे एम्बर की वो आवाज़ सुनाई देती है जो गायब हो गई थी, और सबसे ज़्यादा मुझे वो मिसिंग बंदा जॉन दिखता है, वही अजीब और ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी स्माइल के साथ। सो हेलो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा लें एंड एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें जिससे चैनल की रीच बढ़ेगी एंड हमें ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। प्लीज़ कर दो यार, सिर्फ 2 मिनट तो लगेंगे आपको। अगर आप करोगे तो एक गरीब का भला हो जाएगा। एंड हाँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आप मेरी इलाइट क्लब में आ चुके हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये उन्हीं के लिए है इलाइट क्लब जो यहाँ तक वीडियो देखते हैं। आप सबका दिल से धन्यवाद मेरे भाइयों और मेरी बहनों। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।